मेरा नमस्कार। आज ताऊ देवीलाल को हरियाणा और हरियाणा को पूरा भारत याद कर रहा है और उसके याद करने के पीछे उनके जीवन के वो शतक्रम हैं जो लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ गए। मैं भी आज विनम्र श्रद्धांजलि मेरे ताऊ देवीलाल को देना चाहूंगा कि जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी अपना रुतबा इस तरह से बनाया कि आज किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, मैं अनेक पार्टियों के नेताओं से चौधरी देवीलाल की बात करता हूं, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी का नेता हो, चौधरी देवीलाल के कामों के प्रति उनकी श्रद्धा और उनके किए गए सदकर्म के प्रति वो भी झुक जाता है, वो भी उनके नमन करता है। तो मैं मेरे बच्चे जो स्टूडेंट जो मुझे पॉलिटी विद ब्रास पे देखते हैं या बड़े लोग, उनको आज बताना चाहूंगा कि मैं चौधरी देवीलाल से प्रभावित कैसे था। 1977 के समय की बात है जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे इमरजेंसी के बाद। उस समय जुगलाल कासनिया जी हमारे गांव के सरपंच थे और वो चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़े हुए थे। तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो हमारे गांव में आए थे और हमारा घर जुगलाल कासनिया के पड़ोस में है, तो मैंने चौधरी देवीलाल को बहुत नजदीक से देखा। और उस समय आजकल कितना तामझाम होता है, उस समय मैंने देखा कि चौधरी देवीलाल जी के लिए एक बड़ी सी चारपाई, पानी भी साथ रखा गया और या तो उनकी ये इच्छा थी कि मुझे इसी तरह साधारण से साधारण में रहना उनको पसंद था। तो उनकी घटना जो सुबह हुई थी वो मुझे आज भी याद है। आज उनके जब लोग सभी हरियाणा वासी और देश के राजनीतिक रुचि रखने वाले थोड़े बहुत लोग जो राजनीति से तो नहीं जुड़े हैं लेकिन राजनीति में मेरे जैसे रुचि रखते हैं, उनका जो पहला देवीलाल जी को मैंने देखा वो था 1977 और नाथुश्री गांव और जुगलाल कासनिया के घर वो आए थे। दूसरी बार जब मैंने उनको देखा तो वो हमारे गांव में आते थे। एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां एक चबूतरा होता था, वहां चढ़ के वो भाषण देते थे। ये जो 100 रुपए की पेंशन बनी है, ये जिस चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं यदि रहा तो सभी बूढ़ों को 100 रुपए की पेंशन महीने की मिला करेगी। और एक उनका सुंदर सा डायलॉग मुझे आज भी याद है। वो माइक हाथ में आते ही पहले तो जनता का हालचाल पूछते थे और फिर कहते थे, उस दौरान चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र में 100 रुपए वाली बात थी, तो कहते थे कि अरे बूढ़ो तुम मर मत जाना, तुम्हारे लिए मैं 100 रुपए का पेंशन लाने हर महीने आपको 100 रुपए मिला करेगी। वो डायलॉग उस समय बुजुर्गों में, आज के बच्चों को लगेगा कि 100 रुपए की क्या कीमत है, बच्चों उस समय 100 रुपए की बहुत कीमत थी। और जैसे ही देवीलाल जी ने घोषणा की थी तो बूढ़े बुजुर्ग बहुत राजी हुए थे। और इसके बाद एक उनका डायलॉग ये भी था, उसमें बंसीलाल जी शायद मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है, वो कैसे कर देगा 100 रुपए की पेंशन, ये तो मैं ही कर सकता हूं, यदि होता तो मैं कर देता। तो इस बात को हमारे गांव के हनुमान जी के मंदिर के चौक पे खड़े होके माइक हाथ में एक लंबी शख्सियत 6 फुट से ऊपर कद, और ये बोला था कि बंसीलाल कहता है कि मैं अनपढ़ हूं, उसे क्या पता, काम करने वाले मुख्यमंत्री जब कोई बनता है तो काम करने वाले पढ़े लिखे बहुत होते हैं। मैं उनको कहूंगा कि सब हरियाणा के बुजुर्गों की 100 रुपए की तनख्वाह हो और मुझे तो एक कलम पकड़ के सिर्फ यही लिखना है देवी लाल। ऐसे वो हवा में
देवीलाल लिख के दिखाते थे जनता को, और जनता बड़ी तालियां बजाती थी। उनका संघर्ष का दौर मैंने बहुत देखा, और मैंने उसके बाद में कॉलेज में आया, तो कॉलेज में भी वो कई बार, जब 1987 में शायद ये कॉलेज के सामने वाला बस स्टैंड बना था, उस समय के दौरान भी वो कॉलेज में आए थे। तभी हम उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन हम उनके दर्शन हो जाते थे। और जब 1987 से पहले सरकार में नहीं थे, तो एक बार कॉलेज में आए थे प्रोफेसर गणेशी लाल, उस समय हमारे मैथ के लेक्चरर थे। तो उन दौरान भी वो आए थे, तो हमें जैसे बाहर कॉलेज के बाहर पार्क में हम घास में बैठे होते थे, तो जब वो उतर के आते थे तो हम भी उनके पास चले जाते थे और हमारे सर पर वो हाथ रखते थे। और एक घटना मुझे वो याद है कि हम मटोरिया की बस उस समय भी चलती थी, मटोरिया की बस में चढ़ के हम चोपटा तक आते थे। तो एक बार दड़बा से निकलते ही चोपटा की तरफ मटोरिया की बस है वो पंचर हो गई, और पीछे से फिएट, उनकी फिएट नहीं, वो एम्बेसडर गाड़ी सफेद थी, जिसके नंबर भी मुझे 5004 ऐसा कुछ पक्का याद नहीं है, 5004 होती थी। हम कॉलेज में पढ़ते थे। बस का पंचर निकालने का काम उनके जो कर्मचारी बस के होते थे, रखे होते थे मटोरिया द्वारा, वो निकाल रहे थे। इतने में पीछे से एम्बेसडर गाड़ी आती है, और जैसे ही गाड़ी आई वहां, तो गाड़ी रुक गई बस के पास आकर। और जब बाहर निकले चौधरी देवीलाल, तो हमें बड़ा हर्ष हुआ, हैरानी हुई। हम ताऊ के पास चारों तरफ खड़े हो गए, और ताऊ जी भी बहुत बढ़िया बातें करते थे कि छोरा कहाँ पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है, किसका है तू। सभी बच्चों को, जो लड़के कॉलेज वाले हम थे, सभी को पूछा, सभी से बात की, और इतने में सवारियां भी काफी आ गई, उनसे भी बात की। जब तक वो मोटोरिया बस का जो उन लोगों ने पंचर निकाल के टायर नहीं लगा दिया, तब वो अपनी गाड़ी लेके चले, और फिर वो आगे हम चले गए। और एक चोपटा में जैसे सिरसा की तरफ से एंट्री करते हैं, तो एक लेफ्ट हैंड को कोने पर एक ढाबा होता था, शायद वो बेगू का कोई व्यक्ति, कस्तूरी या ऐसा कुछ था जो चलाता था। तो जब हमारी बस वहां जाके पहुंची, तो वहीं उसी ढाबे पर एक मुढ़ा, जो ये तीर का बनता है मुढ़ा, जो हमारे देसी गांव में घरों में होता है, उस मुढ़े पे बैठे थे। तो हम बस में उतर के फिर ताऊ जी के चारों तरफ खड़े हो गए और बात करने लगे, तो बड़ा मजा आता था। और उस समय पॉलिटिशियन जो थे, वो ऐसे लोगों से संपर्क में ज्यादा रहते थे, या हमारी आदत हो गई थी चौधरी देवीलाल जी को देखते देखते कि राजनीति के ऐसे ही होते हैं। उसके बाद का दौर, जो राजनीतिज्ञों का जो दौर देखा, वो कोई बढ़िया नहीं था। आज का दौर तो फिर ठीक है कि अब लोग जागरूक हो गए, और राजनेता भी इस ओर ध्यान देने लगे हैं कि जनता के बीच में रहोगे तो ठीक है, क्योंकि जागृति आ गई है। एक दौर तो बहुत खराब दौर भी 90 से मैंने देखा, जो 2000, 2005, 10 तक रहा, जो राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नहीं था। उसमें भी जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे, वो राजनीति में ज्यादा प्रवेश कर गए थे, और राजनीतिक लोगों से आम आदमी डरता था। तो ऐसी स्थिति भी आई थी। तब हम कॉलेज में पढ़ते थे या टीचर लगे, तो देवीलाल जी का दौर बहुत याद आता था। एक बार की घटना मुझे याद है कि 1987 में हरियाणा में बाढ़ आई थी, या घग्गर नदी पे, तो कॉलेज की तरफ से बच्चों को ट्रकों में चढ़ा कर ले जाया गया था। तो मैं भी वहां गया था। तो हमने वहां सिख भाइयों के बड़े बड़े रोट और उसके ऊपर अचार डाल के भी खाया। आज भी मुझे वो अब तक मुझे टेस्ट याद है, वो कितना बढ़िया टेस्ट था वो उसका। हमने सारे दिन, क्योंकि मिट्टी डाली, भूख भी ज्यादा लग गई, और वो परांठा तो नहीं था, बड़ा रोट था और थोड़ा चुपड़ा, और उसके ऊपर अचार था, तो बहुत अच्छा लगा था। जब हम ये खा ही रहे थे, तो उस समय शायद चौधरी देवीलाल जी के बेटे रणजीत सिंह जी आए थे, वह मंत्री थे, उनका काफी बड़ा काफिला आया था। और उन्होंने भी, जब हम कॉलेज वाले बैठे थे, तो वो भी डोल पर, पानी के डोल पर बैठ गए थे, और हमें काफी देर तक उन्होंने बात की। और मुझे उनकी छवि है, चौधरी देवीलाल की जो छवि है, वो रणजीत सिंह में, चौधरी रणजीत सिंह में मुझे दिखती है।
कि वो उस स्वभाव के हैं। यानी चौधरी देवीलाल जी का जो स्वभाव था वो मुझे रणजीत सिंह के चेहरे में, उनके कार्यकलापों में और व्यवहार में दिखाई देता है, क्योंकि वो भी उस समय में साधारण तरीके से हमारे साथ उस डोल पर बैठे थे वो। तो उसके बाद के क्रियाकलापों का भी देखा, तो आज मैं आपको ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भी आज सुबह से ही किसी ने न्योता दिया कि मैं चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा बुलावा सभी लोगों को दिया गया, उनके वर्कर्स को। तो मुझे भी किसी ने कहा कि आप भी आ जाना, तो मैं गया था। तो चौधरी रणजीत सिंह से मिला, उन्होंने वैसा ही व्यवहार आज दिखाया जैसा कि चौधरी देवीलाल हमारे प्रति 1987 में और 1977 में जब मैं देखता था तो देवीलाल जी को, तो जो व्यवहार उनका था ऐसा ही आज मैंने रणजीत सिंह जी का महसूस हुआ। रणजीत सिंह का लड़के को मैंने पहली बार देखा, वो भी साधारण प्रवृत्ति के से बच्चे लगे और आके बराबर बैठ गए। और चौधरी रणजीत सिंह अपने पोते और पोती का भी बहुत जिक्र कर रहे थे कि लड़का है वो, मेरा पोता बड़ा मेधावी है, जो MBA कर रहा है वहाँ टॉप रहा है। और मैंने उनके पोते के भाषण भी सुने हैं जो बहुत अच्छे बोलते हैं। अब उनका व्यवहार कैसा है वो तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह का जो व्यवहार है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं चौधरी देवीलाल जी का फैन इसलिए भी रहा कि सेकेंड ईयर में जो मुझे कोई प्रोफेसर इंग्लिश पढ़ाते थे वो भी शायद चौधरी देवीलाल के प्रशंसक थे, मुझे ऐसा एहसास होता था, क्योंकि नौकरी में कोई आदमी जल्दी से राजनीतिक पार्टियों में भाग नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल जी के बारे में आपको 20 प्रस्ताव लिखना है। हमारा कोई टेस्ट होना था 20 नंबर का, जिसमें क्वालिफाइंग टेस्ट ऐसा बोलते थे, दिसंबर की बात है। तो उन्होंने कहा था कि चौधरी देवीलाल जी के बारे में कोई 20 लाइन लिखो। वो उन्होंने टेस्ट रख दिया इंग्लिश में एक प्रस्ताव के ऐसे के रूप में। तो मैंने वो चौधरी देवीलाल जी के बारे में जो लिखा वो मैंने 77 वाली घटना लिखी, वो कैसे आए थे। और एक घटना उसमें बड़ी रोचक हुई थी, वो भी मैंने लिखी थी कि सुबह चौधरी देवीलाल जी जल्दी उठ के एक लोटा लेके और बिना किसी को सिक्योरिटी को बताए, वो सिक्योरिटी वाले तो सो रहे होंगे उसमें, तो वो एक लोटा लेके चोपटा चले गए। और फिर जब सिक्योरिटी वाले जागे तो देखा कि चौधरी देवीलाल जी तो है नहीं, तो वो काफी गांव में हड़कंप मच गया था। फिर गाड़ियों के तेज दौड़ी, पता लगा कि वो तो चोपटा बैठे हैं। तो चोपटा जो ढाबा होता था एक, उनके वो फैन उसी तरह था जैसे कि परशुराम चौक पर एक पंडित हलवाई चिरंजी लाल जी का जो ढाबा है वो उनका रेठान था। उनको मैंने वहां बहुत बार बैठे देखा है। ऐसा ही चोपटा में एक ढाबा था। तो जब वो ऐसा उनका स्वभाव भी मैंने कई बार सुना कि जब वो दिल्ली से चलते थे तो कभी सीधे नहीं आते थे चौटाला, वो गांव में रुकते आते थे और गांव में अपनी बैठकों में लोगों से मिल के आते थे। तो आज मैं बड़ी श्रद्धा से और ऐसे महान हस्ती, राजनीतिक हस्ती, जिनको मैं हमेशा राजनीतिक शास्त्र का लेक्चरर हूँ, राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं कहता हूँ राजनीति बुरी नहीं है। लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी है, राजनीति बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ राजनेता हमें गलत दिखते हैं इसलिए राजनीति खराब लगती है। राजनीति का मतलब तो जन कल्याण है। जैसे चौधरी देवीलाल जी सत्ता का प्रयोग किस लिए करते थे? जन कल्याण के लिए। और सत्ता प्राप्त करके पद प्राप्त करना उनका लक्ष्य मेरे ख्याल में तो था ही नहीं। वो हमेशा संघर्ष में रहना, उन लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। तो वहीं से मैंने राजनीति के बारे में जाना, पढ़ा और सुना और चौधरी देवीलाल जी का व्यवहार देखा तो देखा राजनीति खराब नहीं है। राजनीति में जो कुछ नेता खराब होते हैं उनको देख के हमें लगता है राजनीति खराब है, वरना राजनीति तो ऐसी पावर है जो आदमी के हाथ में आ जाए तो वह कितना ही, जितना मन चाहे उतना जन कल्याण कर सकता है और देश की तरक्की में, राज्य की तरक्की में योगदान दे सकता है। तो हमारे सामने जो राजनीति का गलत प्रयोग होता है इससे हमें लगता है राजनीति खराब है। तो बच्चों, राजनीति खराब नहीं है, राजनीति के कुछ लोग खराब है जिनके कारण राजनीति खराब लगती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमें अच्छे लोगों को वोट दे के चुनना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। एक बार फिर मेरे प्यारे ताऊ को श्रद्धा सुमन, विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे जहां भी हैं। अब तो दूसरा जन्म ले लिया होगा, कोई और शख्सियत में आगे होंगे, लेकिन उस महान व्यक्तित्व का
और उनके जीवन का मेरे जीवन पर पड़े प्रभावों का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा।